दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग का अनुदेशक आप सभी का ITI स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं वो निमी के क्वेश्चंस पे आधारित है जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। और ये वर्कशॉप कैलकुलेशन के जो निमी के क्वेश्चन पे तीसरा वीडियो है जिसके अंदर आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस हमारे वर्कशॉप कैलकुलेशन के एग्ज़ाम में आते हैं। और क्योंकि वो मल्टी चॉइस क्वेश्चन जिसके अंदर कि ABCD के सवाल ABCD उसके अंदर 4 उत्तर होते हैं, उनमें से एक को हमको छांटना होता है। उसमें कुछ सवाल तो हमारे सीधे ही उसके अंदर उत्तर मांगे जाते हैं, और लेकिन कुछ वर्कशॉप कैलकुलेशन के अंदर कैलकुलेशन होने की वजह से उसमें कैलकुलेशन की जाती है, तो वो भी इस तरह के सवाल भी इस वीडियो में होंगे। तो आप देख सकेंगे कि किस सवाल को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो सवाल है इसमें वह है, हाउ मनी मिलीमीटर्स आर देयर इन ए इंच। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होने चाहिए। तो हमारे 1 इंच के अंदर होते हैं 25.4 मिलीमीटर। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, भाग दीजिए 20-31 भाग 15/62। तो यहाँ पर 20-31 नहीं है, ये एक्चुअल में क्वेश्चन है हमारा 20/31, 20/31 और भाग के अंदर है 15/62। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि इसके अंदर भाग वाली जो संख्या होती है उसको सॉल्व करने के लिए पहले गुणा में कन्वर्ट किया जाता है। तो हमारी जो संख्या है वो पलट करके उल्टी हो जाती है। तो यहाँ पर ये 62/15 हो जाएगा। इस कंडीशन में 31 को हम 62 से 2 बार काट सकते हैं। 15 और 20 को हम 5 से काटेंगे तो 5 × 15 होता है, 5 चौक 20 होता है। तो ऊपर हमारा बचेगा 4 × 2 बट्टे नीचे 3। तो ये हो जाएगा 8/3। और इसको अगर हम संयुक्त भिन्न में लिखें हैं तो हम 3 दूनी 6, 2 सही 2/3 लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन में उत्तर 4 में से कौन सा सही है। तो पहला है इसमें 2 सही 4/3, दूसरा है 2 सही 1/3, तीसरा है 2 सही 3/2 और चौथा है 2 सही 2/3। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा डी, 2 सही 2/3। इसके अंदर मैं अगर आपको थोड़ा और बताना चाहूँ तो यहाँ जो हमारा 2 सही 4/3 है, इसको हमको लिखेंगे तो 4 3 दूनी 6 और 4 10/3 आएगा। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 दूनी 6 और 1 7/3। उसके बाद अगर हम अगले को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 दूनी 4 और 3 7/2। और लास्ट वाला जो आएगा वो आएगा 3 दूनी 6 और 2 8/3। तो हमारा उत्तर आ रहा था 8/3, इसलिए यहाँ पे डी हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच पार्ट इफ़ ए कॉपर वायर ऑफ 225 मीटर लॉन्ग इन कट इंटू 900 इक्वल पार्ट्स। यदि किसी 225 मीटर लंबे तांबे के तार को 900 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी। तो हमारा ये जो सवाल है इसके अंदर हमको भाग देना है। 225 मीटर के अंदर हमको 900 भागों में डिवाइड करना है। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारी ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.25। और क्योंकि हमारी इकाई जो है वो यहाँ पर मीटर है, इसलिए उत्तर हो जाएगा हमारा मीटर। और यहाँ पर हमारा जो वैल्यू ये आ रही है बी के बराबर, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। तो यहाँ पर मैं आपको वीडियो के अंदर सॉल्व भी करके समझा रहा हूँ, जिससे कि अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो दूर हो जाए। अगला जो सवाल है वो है, कन्वर्ट 52% इंटू फ्रैक्शन, यानी कि 52% को भिन्न में बदलिए। तो यहाँ पर हम 52% होने की वजह से इसको 52% को हम लिख सकते हैं 52/100। और इसको हम अगर काटें, क्योंकि ये दोनों संख्याएं 2 से कट जाएंगी, तो ये आ जाएगा हमारा 50 और ये आ जाएगा हमारा 26। उसके बाद फिर से 50 और 26 को काटा जा सकता है, तो ये आ जाएगा हमारा 25 और 26 आ जाएगा हमारा 13, यानी कि हमारा आएगा 13/25। तो ये हमारा एक भिन्न में बदल गया। तो हमारा जो उत्तर यहाँ पे जो आ रहा है वो आएगा सी, 13/25। अगला क्वेश्चन है, कन्वर्ट 0.456 डेसीमीटर फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज। हिंदी में 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। तो यहाँ हमारा जो सवाल है उसको हम 0.456
इसको अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो इसका सीधा तरीका एक है कि यहाँ पे दशमलव हटा करके इसको हम साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। तो जब पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पर 456 लिख करके और बटे में हम पॉइंट की जगह 1 लिखेंगे और इसके आगे जितने अंक हैं उतने ही जीरो लगा देंगे। तो 1, 2 और 3, तो 3 जीरो होने की वजह से हम यहाँ 3 लिखेंगे। अब अगर इसको हमें प्रतिशत में बदलना है तो हम इसको 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करने पर हमारे 1000 की 2 जीरो कट जाएंगी 100 के 2 जीरो से, और हमारा बच जाएगा ये 456/10। और 456/10 में 10 का जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 45.6। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा ए, 45.6। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर 550.37। तो इसके अंदर जब 550 दशमलव संख्या 550.37 का वर्गमूल ज्ञात करें तो हम इसको वर्गमूल निकालने का तरीका मैं यहाँ पे बताने का प्रयास करता हूँ। ये 550.37 इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, जहाँ पर हमारा ये पहला जोड़ा दशमलव से पहले वाली संख्या का 50 का बनेगा और दूसरा जीरो में 5 हमारा एक संख्या रह जाएगी तो इसके आगे जीरो लगा के ये 05 हो जाएगा। और दशमलव के बाद वाली जो हमारी जो 37 है वो हमारा एक जोड़ा बन जाएगा। तो ये दशमलव के बाद का पहला जोड़ा हो गया, इधर ये 50 हमारा पहला जोड़ा हो गया और ये 05 हमारा दूसरा जोड़ा हो गया। तो हम इसको इस तरह से करने के बाद अब हमारे को जो 5 हमारा पहला जोड़ा है इसके अंदर ऐसी संख्या का भाग देंगे जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर वो हमारी 5 या 5 से कम आए या 5 के बराबर आए। तो यहाँ 2 संख्या आएगी, 2 का मतलब 2 को 2 से गुणा करेंगे तो यह आएगी 4, क्योंकि 5 से कम है और 2 का 2 से ही गुणा किया जा रहा है। तो ये 5 में से अब 4 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1। इसके बाद यहाँ पर जो 2 है इसके साथ 2 को ही जोड़ा जाएगा तो ये संख्या आ जाएगी यहाँ पे 4। अब हमारा जो 50 वाला जो जोड़ा है हमारा, इसको हम यहाँ पे नीचे उतारेंगे तो हमारी संख्या हो जाएगी 150। अब 150 में हम 4 के आगे एक ऐसे अंक को रखेंगे जिसको उसी संख्या से गुणा करेंगे तो 150 से हमारी वैल्यू कम आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 में अगर 1 आगे लिखते हैं तो 41 हो जाएगा, 41 को 1 से गुणा करेंगे तो वो 41 ही रहेगा। 4 के आगे 2 लिखेंगे तो 42 हो जाएगा, 42 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 84 आएगा। मैं आपको यहाँ लिख के भी बता देता हूँ, 41 को 1 से गुणा करेंगे, 41 को 1 से गुणा करेंगे तो ये 41 आएगा। बयालीस को 2 से गुणा करेंगे तो ये 84 आएगा। इसके बाद 43 को 3 से गुणा करेंगे तो ये 129 आएगा। 44 को हमको 4 से गुणा करना है तो ये आएगा हमारा 4 चौक 16 का हासिल 1, 4 चौक 16 176। हमारी संख्या है 150। इसका मतलब हो गया कि हम 43 × 3 को ही लेंगे तो यहाँ 43 × 3 आएगा 129। तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, इधर यहाँ पे ये 3 लिखा जाएगा और यहाँ पर 3 जोड़ दिया जाएगा और अगली जो संख्या होगी वो 150 में से घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया 2, 21 बचेगा। इसके बाद हम यहाँ पर ये आ जाएगा 46। अब 46 के अंदर यहाँ पर जो 21 के बाद हमारा जो दशमलव लगेगा तो ये 23 पॉइंट आ जाएगा और 37 को हम यहाँ एज इट इज़ उतार लेंगे तो हमारी संख्या होगी 2137। और यहाँ पर हम जब जो संख्या लेंगे वो लेंगे हम यहाँ पे अब हम जो संख्या लेंगे वो, अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 23 वाला उत्तर में 46 आ रहा है तो यानी कि हमारा उत्तर डी हो जाएगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इसको डी रख देंगे उत्तर, क्योंकि इसको आगे बढ़ाएंगे उससे निकल के यही आएगा। और यहाँ पे 21, 22, 21.26, 22.26, 22.46 से उत्तर आ नहीं रहा क्योंकि 23 से स्टार्ट हो रहा है तो 23.46 से हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम 14 सवाल ले रहे हैं। अगला सवाल ले रहे हैं, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ √8 + √18 - 2√2। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे कि √8 - √18 - 2√2। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये √8 की संख्या है इसको अगर अंदर हम खोलते हैं तो ये हमारी संख्या 4 × 2 आ सकती है। इसी तरह ये √18 है, इसको हम 9 × 2 लिख सकते हैं।
इसका मतलब क्या है कि हम ऐसी संख्या से इसको अंदर डिवाइड या इसको गुणा में कन्वर्ट करें जिससे कम से कम एक या दो संख्या जो है पूर्ण वर्गमूल होकर बाहर आ सके। तो यहाँ हम देखेंगे कि 4 इंटू 2 जो रूट में आ रहा है, इसके अंदर 4 जो संख्या है इसको आप 2 से ऐसे बाहर कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो 4 का रूट होता है वो 2 होता है, तो 2 हमारा बाहर आ जाएगा और ये हमारा 2 अंदर रह जाएगा। इसी तरह ये 9 इंटू 2 जो है इसमें से 3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 9 का जो रूट है वो 3 होता है। और हमारे पास लास्ट संख्या हमारी थी 2√2। उस कंडीशन में ये संख्या हमारी प्लस की है और ये संख्या हमारी माइनस की है, तो ये संख्या और ये संख्या हमारी आपस में कट जाएगी। हमारी जो संख्या बचेगी वो ये प्लस में है, तो ये प्लस में चलेगी ये। तो हमारे पास संख्या जो बची 3√2 बची। अब 3 इंटू √2 का मान 1.414 होता है। जब इसको गुणा करेंगे तो हमारी संख्या आएगी 4 × 12, 1 हासिल, 3 एकम 3 और 1 4, 4 × 12, 1 हासिल, 3 एकम 3 और 1 4, यानी कि 4.242। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। तो आपने देखा कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। इसके बाद अगला सवाल है, व्हाट इज़ द साइड बी सी इफ़ ए सी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड ए बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। यदि ए सी 15 सेंटीमीटर, ए बी 9 सेंटीमीटर है तो बी सी का मान ज्ञात करें। चूँकि यहाँ पर ये हमारा एक समकोण त्रिभुज दे रखा है जिसके अंदर हमारी जो भुजा है वो ए सी हमारी 15 है, यानी कि ये हमारा यहाँ से लेकर के ये 15 है। और क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है इसके अंदर हमारी ए सी भुजा वो कहलाएगी कर्ण, और अगर इसको हम थीटा मान लेते हैं तो ये कहलाएगी लंब और ये कहलाएगी आधार। तो यहाँ पर हमारे को कर्ण दे रखा है, लंब दे रखा है, आधार का मान निकालना है। और समकोण त्रिभुज के अंदर हम पाइथागोरस प्रमेय निकालते हैं, उसके हिसाब से प्रमेय लगाते हैं। उसके हिसाब से कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर, कर्ण की वैल्यू हमारे पास 15 का स्क्वायर कर देंगे। हमारे पास आधार हमको निकालना है तो यहाँ आधार का स्क्वायर को रहने देंगे, प्लस लंब का स्क्वायर हमारे पास 9, लंब हमारे पास 9 है तो हम 9 का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। अब 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 225 बराबर आधार का स्क्वायर प्लस 9 81। अब हमको आधार का मान निकालने के लिए हम ये 81 संख्या को हम इधर ले जाएंगे तो ये पक्षांतर के तौर पे हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा आधार का जो स्क्वायर होगा वो होगा 225 माइनस 81, क्योंकि यहाँ पर जो 81 प्लस की संख्या है पक्षांतर में जब जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी। 225 में से जब 81 को घटाएंगे तो 5 में से 1 गया 4 बचा, और 12 में से 8 गया तो 4 बचा, और 1 में से 1 गया तो ये 1 बचा। तो 144 हमारी संख्या यहाँ पे बच जाएगी। तो यहाँ तो ये संख्या आ गई हमारी। यहाँ पर आधार का जो स्क्वायर है वो बराबर हो गया 144 के, और आधार का मान निकालने के लिए हम जब इस स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे तो पक्षांतर होने पर ये 144 की पावर 1/2 हो जाएगी। पावर 1/2 होने का मतलब ये है कि हम इसको √144 लिख सकते हैं, और √144 का जब मान निकालेंगे तो ये आएगा हमारा आधार बराबर आ जाएगा 12, क्योंकि 12 को जब 12 से गुणा करते हैं तो 144 आता है। इसका मतलब हो गया कि 12 का वर्ग 144 होता है, और 144 का जो वर्गमूल होता है वो 12 होता है। इसलिए हमारा जो उत्तर यहाँ पे होगा वो यहाँ पे 12 होगा, जो हमारा डी उत्तर है। इसके बाद अगला सवाल है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कॉपर इफ़ द कास्टिंग वेट ऑफ कॉपर 42.3 kg एंड टिन वेट 2.7 kg। यदि कास्टिंग में तांबे का वज़न 42.3 किलोग्राम और टिन का वज़न 2.7 किलोग्राम है तो तांबे का प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर तांबे का प्रतिशत निकालने के लिए तांबे का प्रतिशत निकालने के लिए जो सूत्र लगेगा वो होगा
तांबे की मात्रा बटे कुल मात्रा और गुणा में आएगा 100। तो यहाँ जो तांबे की जो मात्रा है वो है हमारी 42.3 और कुल जो मात्रा है वो है हमारी, देखते हैं यहाँ पे 42.3 में 2.7 जोड़ेंगे तो ये आएगा 7 और 3 10, 2 2 4 और ये 5 और ये 4 45। तो यानी कि 42.3 के अंदर 45 का भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे तो ये वैल्यू जो आ रही है हमारी वो 94% के बराबर आ रही है। तो हम देखते हैं यहाँ उत्तर क्या है। हमारा उत्तर यहाँ पे आ गया B 94। कॉपर की जो प्रतिशत मात्रा है वो 94% होगी। और यदि हम यहाँ पे टिन की मात्रा भी निकालना चाहते हैं तो हम इसके अंदर निकाल सकते हैं। तो टिन की मात्रा निकालने के लिए प्रतिशत के अंदर, हालांकि सवाल में नहीं पूछा गया लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि टिन की जो प्रतिशत मात्रा है वो हो जाएगी टिन की मात्रा बटे कुल भार गुणा हो जाएगा 100। तो टिन की जो मात्रा थी वो हमारे पास है 2.7, टोटल जो हमारे पास वो 45, इसको जब 100 से गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 6%। क्योंकि हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि कॉपर की मात्रा जब हमारी 94% है तो टिन की मात्रा निकालने के लिए हम 100 में से 94% को निकालेंगे तो ये 6% हमारा आ जाएगा। अगला सवाल, विच वन इज़ ए नॉन मेटल। इनमें से अधातु कौन सा, जो 4 चीज़ें दे रखी हैं नाम, उनमें से कौन सा नॉन मेटल है, जिसमें पहला है पारा, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है पीतल और चौथा है लोहा। तो हम यहाँ जानते हैं कि जो ग्रेफाइट है वो धातु नहीं होता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ग्रेफाइट। अगला सवाल है, विच मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल ऑफर रेजिस्टेंस टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन इन ए कटिंग टूल के अंदर धातु की कौन सी यांत्रिक गुण एक काटने के उपकरण में लोचदार विरूपण के लिए प्रतिरोध प्रदान करती है। तो हमारा जो उत्तर है इसके अंदर है वो सी, हार्डनेस, जो कि हमारी प्लास्टिसिटी का विरोध करती है, इलास्टिसिटी का विरोध करती है। विच कास्ट आयरन कैन नॉट बी वेल्डेड। कौन से कास्ट आयरन को वेल्ड नहीं किया जा सकता। तो हमारा जो सफ़ेद ढलवा लोहा होता है उसको कास्टिंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो कास्टिंग करने पर दाने दाने में बिखर जाता है। अगला सवाल, विच मेटल कैन नॉट बी फोर्ज। इनमें से किस धातु को फोर्ज नहीं किया जा सकता। तो वो हमारा उत्तर है कास्ट आयरन, क्योंकि कास्ट आयरन को फोर्जिंग करना बहुत प्रॉब्लम होता है, इसको बांध के नहीं रखा जा सकता, इसलिए इसको कास्ट आयरन को हम फोर्जिंग में काम में नहीं लेते हैं। विच मेटल इज़ वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग कास्टिंग ऑफ मशीनरी पार्ट। मशीनरी पार्ट के अंदर मशीनी भागों को ढलाई बनाने के लिए, मशीनी भागों की ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर होता है उत्तर ए, ग्रे कास्ट आयरन। अगला सवाल, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील का दूसरा नाम क्या होता है। तो इसका नाम होता है हल्का स्टील, या जिसको कि हम माइल्ड स्टील कहते हैं। इस माइल्ड स्टील का उपयोग हम फिटर के अंदर जॉब बनाने में भी काम में लेते हैं, और क्योंकि ये माइल्ड स्टील है इसके अंदर कार्बन की मात्रा 0.1% से लेकर के 0.25% तक ही होती है, और कार्बन की मात्रा कम होने की वजह से ये हार्ड नहीं होता, और इस वजह से उसके अंदर फाइलिंग करना बच्चों के लिए आसान होता है, क्योंकि ये एक सॉफ्ट मेटल, सॉफ्ट स्टील के नाम से भी जाना जाता है। अगर इससे अधिक कार्बन के मात्रा वाले स्टील को काम मिलेंगे तो उसके ऊपर फाइलिंग करना, कटिंग करना आसान नहीं होता, इसलिए जॉब बनाने के लिए अधिकतर बच्चों को माइल्ड स्टील की रॉड ही, माइल्ड स्टील की फ्लैट ही दी जाती है। अगला सवाल है, व्हाट इज़ टर्म यूज फॉर 2 into लीनियर एक्सपेंशन। 2 गुणा रेखीय प्रसार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा होता है 4 में से कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन,
कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन और कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो हमारा उत्तर है सी, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ये इसको बोलते हैं गामा और इसका मान होता है 2 इंटू अल्फ़ा के बराबर। अगला सवाल है व्हाट इज़ द स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल इफ़ वी रिक्वायर्ड 510 कैलोरी टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 170 ग्राम ऑफ मटेरियल फ्रॉम 50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर किसी सामग्री की विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी यदि हम उसे 50 डिग्री से 80 डिग्री तक गर्म करने पर 170 ग्राम सामग्री के तापमान को बढ़ाने के लिए 150 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हमारा जो सवाल है उसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर Q इक्वल टू होता है MS डेल्टा T, जहाँ डेल्टा T का मतलब होता है तापमान में परिवर्तन या अंतर, और यहाँ पर हम मान रखेंगे M का मान है हमारे पास 170 ग्राम, S का मान हमको निकालना है और डेल्टा T का मान हमारे पास है 80 - 50 और Q का मान हमारे को दे रखा है 510 कैलोरी। तो हम जब S का मान निकालेंगे तो S बराबर हो जाएगा, इसके अंदर S के साथ जो हमारी ये संख्या और ये संख्या ये तो 510 के नीचे चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे S के साथ गुणा हो रही है। तो जब हम पक्षांतर करते हैं तो जिस चीज़ का मान निकाला जाता है या जिस अज्ञात राशि का मान निकाला जाता है उसके साथ वाली जो संख्याएं हैं पक्षांतर होने पर वो भाग में चली जाती हैं। अगर इसके साथ हमारी कोई संख्या भाग में होती तो पक्षांतर होकर के दूसरी साइड की संख्या के साथ गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे S का मान निकालने के लिए 510 बटे 170 और गुणा में 30, क्योंकि 80 में से 50 घटाएंगे तो 30 आएगा। 170 को 510 से 3 बार आसानी से काटा जा सकता है। तो ये संख्या हो गई हमारे पास 3 बटे 30 और इसको हम 1 बटे 10 भी लिख सकते हैं, जो कि हमारे 0.1 के बराबर होता है। इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा A। व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का क्वथनांक कितना होता है? तो यहाँ उत्तर होता है हमारा A 660 डिग्री सेंटीग्रेड। विच इज़ द यूनिट ऑफ करंट। करंट की जो यूनिट होती है इकाई क्या होती है तो उसको हम कहते हैं एम्पियर। तो उत्तर हो जाएगा A। विच इज़ सेम इन सीरीज़ कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस इन ए सर्किट। यानी कि एक क्या ऐसी कौन सी चीज़ है जो प्रतिरोधों के सर्किट के अंदर सभी में समान बहती है, उसको कहते हैं हम धारा। तो ये उत्तर हो जाएगा हमारा धारा, क्योंकि अगर मैं आपको चित्र बना के दिखाऊं तो मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है और ये श्रेणी क्रम में अगर जुड़े हुए हैं और इनका मान हमारा R1 है इसका और इसका R2 है, उस कंडीशन में इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप होगी V1, इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगी V2, लेकिन यहाँ पे जो धारा वैरी होगी वो दोनों में समान होगी। तो V1 बराबर होता है IR1 और V2 बराबर होता है IR2। तो इन सूत्रों से भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस परिपथ में हमारे वोल्टेज ड्रॉप का मान रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि V1 का मान R1 पे डिपेंड है, I हमारा बराबर है। इसी तरह V2 का मान R2 पे डिपेंड है, I हमारा यहाँ पे बराबर है। यानी कि I जो धारा है वो हमारी इस परिपथ में एक समान दोनों रेजिस्टेंस में बहेगी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा A। व्हाट इज़ द वोल्टेज इफ़ R बराबर 250 ओम, I बराबर 0.44 एम्पियर। तो यहाँ हमारा जो सवाल है उसके अंदर हम जानते हैं कि V इजिकल टू होता है IR। तो V का मान निकालने के लिए डायरेक्ट I का मान 0.44, R का मान हमारे पास है 250, इसको जब गुणा करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 110 वोल्ट। तो देखते हैं हम यहाँ पे क्या आ रहा है नीचे। तो हमारा उत्तर हो गया D 110 वोल्ट। इसके बाद है विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अनुसार कौन सा हमारा नियम है वो सही है। यहाँ पर ये म्यू जो है म्यू ना होकर के एक्चुअल में ये बराबर है, तो इसको बराबर पढ़ा जाए कि पहला हो गया I इजिकल टू 1/V, दूसरा हो गया I इजिकल टू R, तीसरा हो गया I इजिकल टू V/R और चौथा हो गया I इजिकल टू R/V। तो चूँकि हम जानते हैं V इजिकल टू होता है IR, इसलिए I इजिकल टू हो जाएगा
V/R। तो यहाँ पे उत्तर होगा हमारा C। अगला सवाल है विच इज़ इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होती है? तो यहाँ मैं आपको एक चित्र बना के समझाने का प्रयास करूँगा। ये है हमारा समकोण त्रिभुज। ये अगर हम थीटा लेते हैं तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा हमारी लंब होती है, जिसको अंग्रेजी में अपोजिट कहा जाता है। ये हमारी ए और ये बी और सी जो हमारे बिंदु हैं, इसके अंदर त्रिभुज में ए बी जो हमारी होगी वो कहलाती है कर्ण, जिसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं, एच कहते हैं। और हमारी ए सी है जो वो कहलाती है आधार, जो कि एडजेसेंट कहलाती है। तो ये इसको ए लिख सकते हैं, इसको एच लिख सकते हैं कर्ण को, लंब को हम ओ लिख सकते हैं। तो हिंदी में हमारा एक सूत्र होता है LAL, लाल बटा कक्का। और इसको अंग्रेजी में अगर लिखेंगे तो OAO बटे HHA। तो दोनों में से कोई भी एक सूत्र याद कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा। इसके अंदर लंब बटे कर्ण जो हमारा पहला होता है ये हमारा कहलाता है साइन थीटा। तो यहाँ पर O बटे H हमारा साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरह आधार बटे जो कर्ण दूसरा होता है वो होता है हमारा कोस थीटा। तो यहाँ पे आधार A और H एडजेसेंट और कर्ण जो हमारा होता है हाइपोटेनियस, ये होता है हमारा कोस। और तीसरा होता है लंब बटे आधार, ये होता है हमारा टेन। तो अंग्रेजी में इसको हम अपोजिट अपॉन एडजेसेंट कहेंगे। तो यहाँ हमारे को वैल्यू मांगी गई है साइन थीटा की, तो हमारी O अपॉन एच हमारा जो ए उत्तर है वो हमारा हो जाएगा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद पूछ रहा है व्हाट इज़ इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा किसके बराबर हो? तो जैसा मैंने पिछले चित्र में समझाया कि हमारा जो OAO अपॉन HHA, यानी कि O अपॉन A अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, हमारा C जो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो हमारा C जो है हमारा टेन थीटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये टेन थीटा हो गया, ये हमारा कॉस थीटा हो गया और ये हमारा साइन थीटा हो गया। अगला सवाल, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan 45 इफ़ sin 45 इज इक्वल टू 1/√2। अगर sin 45 का मान 1/√2 है, sin 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2। इसी तरह cos 45 का मान भी हमारा होता है 1/√2। तो यहाँ पर tan 45 का मान मांगा गया है, तो हम जानते हैं कि tan थीटा इजिकल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और साइन थीटा हमारा है 1/√2। कॉस थीटा का मान भी है 1/√2। तो इसको जब लिखेंगे तो ये 1/√2, और ये जो नीचे वाली संख्या है वो पलट के चली जाएगी √2/1। तो हमारा ये √2 से √2 कट जाएगा, तो सारे ये 1/1 आ जाएगा, यानी कि 1 होता है। तो tan 45 का मान हो जाएगा हमारा C 1 के बराबर। तो ये वीडियो मेरा यहीं समाप्त हो रहा है। यदि आपको मेरे इस वीडियो को समझाने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि वो भी एग्ज़ाम में किस तरह के सवाल होते हैं उनको समझ लें। क्योंकि जब भी आपके एग्ज़ाम होंगे तो ऑनलाइन शायद पेपर होंगे, तो उसमें इस तरह के ही सवाल आपको आएंगे, तो आप सभी लाभान्वित हो सकेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, जिस पे ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम से आते रहेंगे, जिन जिन वीडियो को मैं बना करके मेरे चैनल पे डालूँगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।